नमस्कार दोस्तों पेट का कैंसर जिसे गैस्ट्रिक कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ असामान्य कैंसर युक्त कोशिकाओं का समूह होता है जो पेट के एक हिस्से में ट्यूमर बना देता है। पेट का कैंसर होने पर पेट में दर्द, मतली और उल्टी, वजन घटना, निगलने में कठिनाई, उल्टी में खून आना, मल में खून निकलना और कम भोजन करने पर भी पेट का फूला हुआ महसूस होना वगैरह जैसे लक्षण होते हैं। पेट के कैंसर का इलाज ट्यूमर के आकार और स्थान पर निर्भर करता है। इलाज के विकल्प में सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी शामिल है। अगर पेट के कैंसर का पेट से बाहर फैलने से पहले निदान और इलाज किया जा सके तो इसके मरीजों की अगले 5 साल तक जीने का दर 67% तक होता है। और अगर कैंसर पेट के आसपास के टिश्यूज़ में फैल जाए तो मरीज की अगले 5 साल तक की जीवन दर 31% तक रह जाती है। और अगर ये दूर तक फैल जाए तो इस स्थिति में मरीज की अगले 5 साल की जीवन दर 5% रह जाती है। तो दोस्तों बात की जाए कि पेट का कैंसर क्या होता है, तो पेट का कैंसर पेट की कोशिकाओं के डीएनए में हुए असामान्य परिवर्तन की वजह से ट्यूमर बनने से होता है। और आमतौर पर ये पेट की आंतरिक परत में स्थित कोशिकाओं में होता है और समय के साथ पेट की दीवार में फैल जाता है। और ये आसपास के अंगों में भी फैल सकता है जैसे कि लिवर, अग्नाशय, ग्रास नली और आंतें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पेट के कैंसर के कितने प्रकार होते हैं। तो इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है एडिनोकार्सिनोमा। ये कैंसर उन कोशिकाओं में विकसित होने लगता है जो कोशिकाएं म्यूकोजा बनाती है। ये बलगम बनाने वाली पेट की सबसे सतही परत होती है। एडिनोकार्सिनोमा बहुत ही सामान्य प्रकार का पेट का कैंसर होता है और सभी प्रकार के पेट के कैंसरों में 90% से 95% एडिनोकार्सिनोमाज ही पाया जाता है। दूसरा प्रकार होता है दोस्तों लिम्फोमा। ये कैंसर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम के टिश्यूज़ का कैंसर होता है जो पेट और लसिका के टिश्यूज सहित इनमें कहीं भी विकसित हो सकता है। लिम्फोमा पेट के कैंसरों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। अन्य सभी पेट के कैंसरों की तुलना में ये सिर्फ 4% ही देखने को मिलता है। तीसरा प्रकार होता है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर्स। ये भी काफ़ी दुर्लभ प्रकार का पेट का कैंसर होता है और ये एक विशेष प्रकार की कोशिका में विकसित होता है जो पेट की परत पर पाई जाती है जिसको इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। और इसका ट्यूमर पूरे पाचन तंत्र में कहीं भी विकसित हो सकता है पर इसके 60 से 70% केस पेट में ही पाए जाते हैं। और चौथा प्रकार होता है कार्सिनोइड ट्यूमर। मुख्य रूप से ये पेट में हार्मोन पैदा करने वाली कोशिकाओं में विकसित होने लगता है और इसके ट्यूमर पेट में अन्य आंतरिक अंगों में नहीं फैलते हैं। पेट के कैंसर का ये प्रकार केवल 3% मरीजों में ही पाया जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पेट के कैंसर के कितने चरण होते हैं यानी कि कितने स्टेजेस होते हैं। तो पेट के कैंसर के चरणों को इस बात पर निर्धारित किया जाता है कि कैंसर पेट में कितना विकसित हो चुका है और निदान होने तक वो कितना फैल चुका है। कैंसर का स्टेज ये पता लगाने की प्रक्रिया होती है कि निदान करने से पहले कैंसर कितना फैल चुका है। कैंसर के चरणों का प्रयोग ट्यूमर के फैलाव का वर्णन करने के लिए किया जाता है। स्टेज का पता अक्सर कुछ स्कैन और अन्य टेस्ट की मदद से किया जाता है। कैंसर के स्टेज को जानना आवश्यक होता है क्योंकि ये मरीज़ की बीमारी के लिए सबसे बेहतर इलाज खोजने में डॉक्टर की मदद करता है। और इसके अलावा मरीज़ भी कैंसर की स्थिति को अच्छे से जान पाता है और उससे जुड़ी चिंताओं पर डॉक्टर से बात कर सकता है। विभिन्न प्रकार के कैंसरों को विभिन्न प्रकार से चरणों में विभाजित किया जाता है पर आमतौर पर डॉक्टर कैंसर स्टेज सिस्टम या फिर TNM सिस्टम का उपयोग करते हैं। सबसे पहले बात की जाए कैंसर स्टेज सिस्टम की, तो इसमें जो है 4 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है स्टेज 1। इस चरण में कैंसर का ट्यूमर ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस या पेट के अंदर की ऊपरी परत के टिश्यूज तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कैंसर कोशिकाएं आसपास की कुछ सीमित लसिका ग्रंथियों यानी कि लिम्फ नोड्स में फैल चुकी है। उसके बाद बात की जाए स्टेज 2 की, तो इस चरण में कैंसर ईसोफेगस या पेट की मांसपेशियों में ज़्यादा गहराई से फैल चुका होता है और इसके अलावा कैंसर लसिका ग्रंथियों तक भी ज़्यादा फैल जाता है। और बात की जाए स्टेज 3 की, तो इस चरण में कैंसर ईसोफेगस या पेट की सभी परतों में फैल चुका होता है और शरीर में आसपास के अंगों में भी फैल चुका होता है और ये एक छोटे कैंसर के रूप में उभर कर भी लसिका ग्रंथियों में व्यापक रूप से फैल सकता है। और बात की जाए स्टेज 4 की, तो इस चरण में कैंसर जो है वो शरीर के दूर के भागों तक भी फैल चुका होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए TNM सिस्टम की, तो TNM सिस्टम में 3 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग होता है T यानी कि ट्यूमर। इस वर्ग में ये देखा जाता है कि कैंसर का मुख्य ट्यूमर पेट की परत में कितनी गहराई या गंभीरता से फैल चुका है। उसके बाद दूसरा जो वर्ग होता है वो होता है N यानी कि नोड।
इसमें ये देखा जाता है कि क्या ट्यूमर लिम्फ नोड तक फैल गया है और अगर फैल गया है तो कितना और कहाँ तक फैला है। और तीसरा वर्ग होता है मेटास्टेसिस। इस वर्ग में ये देखा जाता है कि क्या शरीर के अन्य भागों में भी कैंसर विकसित हो रहा है। तो दोस्तों टेस्ट के दौरान इन तीनों श्रेणियों को अंक दिए जाते हैं और इनको एक साथ मिलाकर पता चलता है कि कैंसर कितना फैल गया है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पेट के कैंसर के लक्षण या पहचान क्या होती है। तो दोस्तों पेट के कैंसर से जुड़े ऐसे कई लक्षण होते हैं जो अन्य कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से भी जुड़े होते हैं और इस कारण से पेट के कैंसर की शुरुआत में ही पहचान कर पाना कठिन होता है। कई पेट के कैंसर के मरीजों का निदान तब तक नहीं हो पाता जब तक कैंसर काफ़ी बढ़ ना चुका हो। तो दोस्तों बात की जाए पेट के कैंसर के शुरुआती लक्षणों की, तो खाना खाते समय एकदम से पेट ज़्यादा भरा हुआ महसूस होने लगना, साथ ही साथ निगलने में कठिनाई, खाना खाने के बाद पेट का ज़्यादा फूला हुआ महसूस होना, बार बार डकार आना, सीने में जलन महसूस होना, अपच होना जो कि ठीक ना हो पा रही हो, पेट दर्द या छाती की हड्डी में दर्द होना, पेट में हवा भरना जैसा महसूस होना या फिर उल्टी आना और उल्टी में खून भी आ सकता है। इनमें से कई लक्षण अन्य बहुत कम गंभीर बीमारियों के समान हैं। हालांकि जिन्हें पेट के कैंसर का जोखिम अधिक हो उन्हें निगलने में कठिनाई होने पर तत्काल डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए पेट का कैंसर बढ़ने पर होने वाले लक्षणों की, तो जब पेट का कैंसर अग्रिम चरण में पहुंच जाता है तब भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि पेट के अंदर द्रव का एकत्र होना जिससे पेट ढेलेदार सा अनुभव होने लगे, साथ ही साथ एनीमिया, काले रंग का मल या मल में खून आना या फिर थकावट होना, भूख कम लगना या वजन कम होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पेट का कैंसर क्यों और कैसे होता है। तो दोस्तों पेट का कैंसर तब शुरू होता है जब पेट में एक कोशिका के डीएनए में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन की वजह से कोशिका जल्दी से विकसित होती है और जबकि नॉर्मल कोशिकाएं एक समय के बाद खत्म हो जाती है। तो ये जल्दी से विकसित होने वाली कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं और एकत्रित होकर ट्यूमर बना देती है। समय के साथ ये कैंसर कोशिकाएं ट्यूमर से टूटकर शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैल सकती है और इस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। और ये स्पष्ट नहीं है कि डीएनए में ये परिवर्तन क्यों होते हैं। हालांकि कई कारकों की पहचान की गई है जो पेट के कैंसर होने का जोखिम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों बात की जाए पेट के कैंसर के जोखिम को बढ़ाने वाले कारकों की, तो उनमें है खाने की नली में खाना ऊपर लौटना, मोटापा, डाइट में नमक ज़्यादा होना, डाइट में फल और सब्जियां कम होना, पेट के कैंसर का पारिवारिक इतिहास होना, एच पाइलोरी इन्फेक्शन होना, लंबे समय तक पेट में सूजन यानी कि गैस्ट्राइटिस होना, धूम्रपान करना और साथ ही साथ पेट में पॉलिप्स होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पेट का कैंसर होने से कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों पेट के कैंसर का कोई स्पष्ट कारण नहीं है और इसीलिए इसको रोकने का कोई सटीक तरीका नहीं है, पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ छोटे छोटे बदलाव लाकर पेट में कैंसर होने के जोखिम को कम किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर रोज़ाना व्यायाम करें, फल और सब्जियों का अधिक सेवन करें, अपने खाने में अधिक नमकीन और भुने हुए पदार्थों की मात्रा को कम करें, धूम्रपान बंद करें, एस्पिरिन या अन्य एनसेड्स दवा का उपयोग केवल डॉक्टर की निगरानी में करें और पेट के कैंसर के जोखिम के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आपको अपने पेट में कैंसर होने का खतरा बढ़ता दिखाई पड़ रहा है तो डॉक्टर इस बारे में डॉक्टर से आप बात करें और आप पेट के कैंसर के संकेत देखने के लिए एंडोस्कोपी के बारे में भी डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पेट के कैंसर का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों पेट के कैंसर की शुरुआत में उसके लक्षण या संकेत बहुत ही कम दिखते हैं और अक्सर पेट का कैंसर बढ़ने पर ही इसका निदान हो पाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो शारीरिक परीक्षण और मरीज से पहले की जानकारी ली जाती है। आपके डॉक्टर सबसे पहले आपका शारीरिक परीक्षण करेंगे। इसमें रोग के संकेत जैसे कि पेट में गांठ या कुछ अन्य महसूस होना वगैरह शामिल होता है। डॉक्टर आपकी स्वास्थ्य संबंधित आदतों और पहले हुई बीमारियों के बारे में पूछते हैं और एच पाइलोरी की जांच के लिए ब्लड टेस्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए लैब टेस्ट की, तो अगर शारीरिक परीक्षण में पेट के कैंसर के संकेत दिखते हैं तो उसके बाद कुछ टेस्ट करवाने की आवश्यकता पड़ेगी। टेस्ट जो है वो पेट, खाने की नली या जहां कहीं भी ट्यूमर होने की आशंका है उधर की जांच करने के लिए किए जाते हैं। सबसे पहले बात की जाए ब्लड केमिस्ट्री स्टडीज़ की, तो शरीर के अंगों और टिश्यूज़ द्वारा खून में रिलीज किए जाने वाले कुछ खास पदार्थों की मात्रा जांचने के लिए ये ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए अपर एंडोस्कोपी की, तो ये शरीर के अंदर की जानकारी लेने की प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से इसोफेगस, पेट और डिओडिनम यानी कि छोटी आंत का पहला हिस्सा वगैरह जैसे अंगों में हो रही असामान्य प्रक्रियाओं की जांच की जाती है। और उसके बाद बात की जाए बैरियम स्वेलो की, तो इस प्रक्रिया में पेट और इसोफेगस के कई एक्सरे किए जाते हैं, मगर इनसे पहले मरीज को तरल पदार्थ में बैरियम मिलाकर पिया जाता है। दोस्तों बैरियम जो है ये सफ़ेद चांदी जैसी एक धातु होती है और इस टेस्ट को अपर जीआई सीरीज़ भी कहा जाता है।
उसके बाद बात की जाए सिटी स्कैन की, तो सिटी स्कैन की मदद से शरीर के अंगों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल पाती हैं और ये तस्वीरें कंप्यूटर द्वारा बनाई जाती है जो एक एक्सरे मशीन से जुड़ा होता है। और उसके बाद बात की जाए बायोप्सी की, तो इसमें टिश्यूज़ का सैंपल लेकर कैंसर सेल्स के होने की जांच की जाती है। कैंसर की पक्की पुष्टि का ये एकमात्र तरीका है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पेट के कैंसर का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों पेट के कैंसर के इलाज में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और टारगेटेड ड्रग थेरेपी शामिल है। कौन सा विकल्प आपके लिए सही होगा यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि कैंसर की गंभीरता, मरीज का स्वास्थ्य और उनकी प्राथमिकताएं। आपके डॉक्टर सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सही विकल्प चुनने में मदद करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए सर्जरी की, तो सर्जरी का उद्देश्य ट्यूमर को शरीर से बाहर निकालना होता है। ट्यूमर के साथ साथ उसके आसपास के कुछ स्वस्थ टिश्यू भी निकाले जाते हैं। तो दोस्तों सर्जरी के 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन। इसका उद्देश्य कैंसर के प्रारंभिक चरणों में ही पेट से ट्यूमर को निकाल देना होता है। दूसरी बात की जाए सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी की, तो इसमें पेट के कैंसर से प्रभावित भाग को निकाल दिया जाता है। और उसके बाद बात की जाए टोटल गैस्ट्रेक्टोमी की, तो इसमें सर्जरी की मदद से पूरे पेट को हटा दिया जाता है। ये सभी सर्जरी पेचीदा होती है जिनके बाद रिकवरी में लंबा समय लग सकता है। सर्जरी की प्रक्रिया के बाद मरीज को 2 सप्ताह तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है और उसके बाद मरीज को घर पर स्वस्थ होने के लिए कई हफ्तों तक आराम करना होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए रेडिएशन थेरेपी की, तो रेडिएशन थेरेपी में ऊर्जा की किरणों की मदद से कैंसर कोशिकाओं को खत्म किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी को पेट के कैंसर के इलाज के लिए सामान्य रूप से प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि इसमें आसपास के अन्य अंगों को हानि पहुंचने का खतरा रहता है। हालांकि अगर पेट का कैंसर काफ़ी बढ़ चुका है और अत्यधिक दर्द और खून बहने जैसे लक्षण दिखने लगे हैं तो ऐसे में रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी में कुछ खास दवाइयों का उपयोग किया जाता है जो तेज़ी से बढ़ रही कैंसर कोशिकाओं को खत्म कर देती है और इन दवाइयों को साइटोटॉक्सिक दवाओं के नाम से जाना जाता है। गैस्ट्रिक लिम्फोमा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर और कुछ अन्य प्रकार के गैस्ट्रिक कैंसर के लिए कीमोथेरेपी मुख्य उपचार तरीका माना जाता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए टारगेटेड ड्रग थेरेपी की, तो दोस्तों इसमें कुछ दवाइयां जैसे कि सूटेंट यानी कि सनेटिनिब और ग्लिवेक यानी कि इमाटिनिब वगैरह जैसी दवाइयां गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर के मरीजों को दी जाती है और ये कैंसर की विशिष्ट प्रकार की असामान्यताओं पर हमला करती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पेट के कैंसर में किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। तो दोस्तों कुछ हानिकारक खाद्य पदार्थ जिनका सेवन करने से आपको बचना चाहिए, जैसे कि प्रोसेस्ड मीट। पाचन तंत्र में कैंसर और पेट के कैंसर के साथ मीट का गहरा रिश्ता माना जाता है और ऐसी स्थिति में कई डॉक्टर तैयार मीट के सेवन को कम करने की सलाह देते हैं और यहाँ तक कि कई डॉक्टर तो अब इसे पूरी तरह से छोड़ने की सलाह देने लगे हैं। उसके बाद बात की जाए नमक युक्त भोजन की, तो शरीर को अपनी सामान्य प्रक्रिया के लिए एक सीमित और कम मात्रा में ही नमक की ज़रूरत पड़ती है, पर कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा नमक युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने लगे हैं। नमक की ज़्यादा मात्रा वाले खाद्य पदार्थों को पेट के कैंसर से जोड़ा जाता है। आलू के चिप्स और डिब्बाबंद नमकीन पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में न करें। साथ ही साथ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन होने से भी खुद को बचाना जरूरी है। ये सामान्य बैक्टीरिया होते हैं जो पेट में अल्सर कर देते हैं, जिससे कि पेट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पेट का कैंसर हो तो क्या खाना चाहिए। तो पेट के कैंसर के इलाज के लिए आहार को एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। पोषण के लिए सही मात्रा में कैलोरी, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो शरीर में ताकत को बनाए रखता है और रोग को ठीक करने में मदद करता है। बात की जाए अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ की, तो प्रोटीन के लिए अधिक मात्रा में दूध पीना, अंडे और पनीर खाएं। साथ ही साथ दोस्तों फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ लें मगर कम मात्रा में। साबुत अनाज का चयन करते समय साबुत गेहूं से बनी ब्रेड, साबुत अनाज का पास्ता और साबुत चावल चयन करें। इन खाद्य पदार्थों में उच्च मात्रा में फाइबर होता है, लेकिन इन्हें कम मात्रा में खाना चाहिए क्योंकि इनको खाने के बाद आप असहज महसूस कर सकते हैं। सेम की फलियां, मसूर की दाल, पत्तेदार सब्जियां और गोभी वगैरह पर भी ये बात लागू होती है। साथ ही साथ बिना नमक का आहार लें। पेट के कैंसर के मरीजों को अक्सर मतली महसूस होती है। बिना नमक का खाना खाने से इससे राहत मिल सकती है। और साथ ही साथ साफ तरल पदार्थ लें। तरल पदार्थ जैसे कि सेब का जूस, शोरबा यानी कि सूप, चाय वगैरह को धीरे धीरे पीना लाभदायक हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।